थे। yesterday I showed you 5 broad categorizations कि इस तरीके से कंपनी को डिवाइड किया गया है। ठीक है, आइए आज उनको करना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद देम। कहाँ चला गया भाई वो अपना दक्ष अग्रवाल? आया है क्या आज? दक्ष इज नॉट ज्वाइन। चलिए जी, आज पढ़ेगा जश शाह। जश शाह, वुड यू प्लीज रीड फॉर अस? Yes, sir. हाँ। The growth, the growth of the economy and increase in complexity of business operation in the corporate world has led to emergence of different forms of corporate organization. To ठीक है। regulate them, to regulate them, the Companies Act 2013 has broadly classified the companies into various classes. To regulate them, the Companies Act 2013 has broadly classified the companies into various classes. देखो, जिस तरीके से इकोनॉमी में चेंजेस होने लग गए थे, उस हिसाब से बहुत सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज की हम लोग को जरूरत पड़ने लग गई थी। ठीक है, आप लोग जानते हो देखो, यदि दो जनों को धंधा स्टार्ट करना होता था, बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो सर या तो वो कंपनी बना सकते हैं, या फिर वो पार्टनरशिप 1932 वाली बना सकते हैं, या फिर व्हाट शुड आई से, वो एलएलपी बना सकते हैं यदि दो या दो से अधिक जनों को कुछ करना है तो। सर यदि सिंगल पर्सन हो और उसको काम धंधा स्टार्ट करना है, तो सर वो क्या कर सकता था कि सर आपने सुना है एक टर्म सोल ट्रेडर, या जिसको अपन सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं जिसको। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस थिंग कि सर अकेला आदमी है तो फिर वो अकेला आदमी है तो वो पार्टनरशिप थोड़ी बना सकता है। अकेला आदमी है तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पार्टनरशिप थोड़ी बना सकता है। ठीक है, तो यार सर या तो वो सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलेगा, कोई मतलब इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं सर, या फिर आफ्टर द एडवेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अब वो सर ओपीसी भी खोल सकता है। ही कैन ओपन अप अ वन पर्सन कंपनी। यानी कि देखो, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि सर जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, वो और सोल ट्रेडर दोनों एक ही होते थे, अलग अलग पर्सन नहीं होते थे। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म या सोल ट्रेडर फर्म जो है, वो प्रोप्राइटर से अलग एग्जिस्टेंस, जैसे कंपनी का अलग एग्जिस्टेंस हो जाता है ना इनकॉर्पोरेशन करके, वैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं होता है। ठीक है, तो सर यदि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अपने उधार नहीं चुका पा रही है, तो पर्सनल लाइबिलिटी किसकी हो जाती थी कि सर सोल ट्रेडर की होती थी। यानी कि सिंगल पर्सन को कभी भी ये जो कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस जैसे कि कोई कंपनी खोलना, इसका बेनिफिट कभी मिल ही नहीं पाता था सोल पर्सन को, अकेला आदमी था। तो सर ये तकनीकी प्रॉब्लम, ये टेक्निकल प्रॉब्लम 2013 के कंपनीज एक्ट ने दूर करी। उस सोल ट्रेडर सोल पर्सन के पास में अब एक और ऑप्शन है कि सर वो ओपीसी खोल सकता है, वन पर्सन कंपनी खोल सकता है। यानी कि सर जिस दिन ये वन पर्सन कंपनी क्रिएट हो गई, इस सिंगल मेंबर ने बनाई, उस दिन से ये वन पर्सन कंपनी अलग मानी जाएगी और ये सिंगल मेंबर अलग माना जाएगा। इस कंपनी की एसेट्स इसी की होंगी, इस कंपनी की लाइबिलिटीज इसी की होंगी। यदि ये कंपनी अपनी लाइबिलिटीज नहीं चुका पा रही है, तो सर कंपनी अलग है, तो सर इसके मेंबर को बाध्य नहीं, सिंगल मेंबर ओनली मेंबर को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो यहाँ पर आकर और इस कंपनी की लाइबिलिटीज की जो शॉर्ट शॉर्ट पड़ रही है, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए से, वो ये अपने घर का सामान बेच कर पूरा करे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब सोल पर्सन को भी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस का बेनिफिट मिलने लग गया थ्रू ओपी, थ्रू द कंसेप्ट ऑफ ओपीसी। तो समय के साथ में जैसी जैसी रिक्वायरमेंट बढ़ती रही, वैसी वैसी टाइप्स ऑफ कंपनीज डेवलप होती गई। ठीक है जी, तो ये पहला पैराग्राफ इतनी सी बात बोल रहा है कि सर कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस ऑपरेशंस में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बढ़ती रही है, इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज की जरूरत महसूस हुई। उन्हें रेगुलेट करने के लिए कौन आया? कंपनीज एक्ट आया। तो उस कंपनीज एक्ट ने वेरियस क्लासेस में अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज में कंपनीज को बांटा है। ठीक है, बढ़ भाई आगे।
Company may be incorporated as a one-person company, private company, or a public company, depending upon the number of members joining it. Again, it may either be unlimited company or maybe a limited by share or by guarantee or by both. On the basis of control, companies can be classified as associate company, holding company, and subsidiary company. Some other forms of classification of companies are foreign company, government company, small company, government company, Niji company, and company formed by charitable objects. ये सब थोड़ा थोड़ा कल मैंने आपको थोड़ा थोड़ा जस्ट नाम का इंट्रोडक्शन दिया था ना, कि देखो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम इतने मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम इतने मेंबर्स, मैक्सिमम इतने मेंबर्स, तो नंबर ऑफ मेंबर्स से कैटेगराइजेशन हो गया, कंट्रोल से कैटेगराइजेशन हो गया। कंट्रोल से कैसे हुआ कि सर होल्डिंग का सब्सिडियरी पे कंट्रोल होता है, एसोसिएट कंपनी। ठीक है, कंट्रोल में दो चीजें होती है, होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी। ठीक है, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सर गारंटी कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी। ये तो अपन बहुत काफी टाइम से ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज से ऑफिशियली कैटेगराइजेशन पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला कैटेगराइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसकी? कंपनी की नहीं रे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट कंपनी, कि सर उस कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होगी। सर उस हिसाब से हमने कंपनी को कैटेगराइज किया है। एक तो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, और दूसरा होता है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो लिमिटेड में लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। ये अपन ने काफी कुछ सीखा हुआ है इस बारे में, तो इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जस्ट शायद तेरा डाउट बोल। इमेज बस एक ही बंदा पहले कंपनी खोलेगा। क्या बोल रहा है? इस इमेज स्टार्टिंग में बस एक ही बंदा कंपनी खोलेगा। ओपीसी में स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक ही बंदा होता है जो कंपनी में रहता है, वन पर्सन। और तो फिर बीच में कोई भी एक्स्ट्रा शेयर होल्डर है तो वो ज्वाइन नहीं कर सकते। नहीं। तो फिर अगर वो बंदे ने लाइबिलिटीज लिया और चुका नहीं पाया तो फिर वो लोग तक पढ़ ही सकते हैं ना कि हाँ भाई इसने नहीं चुकाया तो। अरे बंदे ने लाइबिलिटी थोड़ी ली है, कंपनी ने ली है भाई। कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन इन यानी टू द आइज ऑफ लॉ और नॉट। समझो कि अभी कंपनी ने भी लोन लिया और लोन चुका ही नहीं पाया तो फिर हाँ, तो वो बंदे को पकड़ ही सकते हो ना। नहीं पकड़ सकते। यही तो कंपनी फॉर्मेट में काम करने का फायदा है। मैं तूने क्या थोड़ा शायद लेट ज्वाइन किया है, तो मैंने तेरे को बोला था मेरे लेक्चर्स देखना, उसमें मैंने काफी बार एक बात बोली है। क्या बात बोली है? कि सर जिस ये अलग होता जिस दिन कंपनी बन जाती है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर कंपनी बनाने के लिए अप्लाई किया आरओसी के पास में। जिस दिन ये कंपनी बन गई, उस दिन कंपनी और ये मेंबर्स सेपरेट हो जाते हैं। कंपनी की एसेट्स कंपनी की होती हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज कंपनी की होती हैं। वो मेंबर्स को ये लाइबिलिटी चुकाने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता। मेंबर्स की होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड आइदर बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। पढ़ा था, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? रिकॉर्डिंग देखी थी मेरी? ठीक है, तो सर कंपनी की एसेट्स कंपनी की, कंपनी की लाइबिलिटीज कंपनी की। तो कंपनी का यही तो फायदा है कि मेंबर्स को लिमिटेड लाइबिलिटी से ज्यादा परेशान नहीं किया जा सकता है। हाँ, है। अनलिमिटेड इसमें लाइबिलिटी मेरे को बोलने दे एक बार। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि हाँ, फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो फिर मेंबर्स को हम परेशान कर सकते हैं। बट जो भी कंपनी खोलेगा उसमें इतनी बुद्धि तो होगी। ज्यादातर कंपनियां, 99% कंपनियां कैसी खुल रही हैं? हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट की सर कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, ये वन पर्सन कंपनी पे भी तो अप्लाई होगा। वो एक बंदा इधर बैठा है, उसने कंपनी खोली, वो कॉर्पोरेट फॉर्म का फायदा ही इसीलिए उठाना चाह रहा है ताकि सोल प्रोप्राइटरशिप वाली बेवकूफी नहीं हो, उसको भी कॉर्पोरेट फॉर्म का फायदा मिले। तो सर यदि ये कंपनी लोन नहीं चुका पा रही है, इसमें इसका गरेबान नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब बोल तेरा डाउट। इसमें फिर 100% शेयर्स तो यही ओन करता है। हाँ बिल्कुल यही करेगा। फिर ये बेसिकली अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गई ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों हो गई बेटा, मुझे ये बात बता। कैसे हो गई? इस कंपनी ने एसेट बनाई लिमिटेड 10 बाय लाख की, इस कंपनी ने लाइबिलिटी बना ली 50 लाख की।
50 लाख की, ठीक है। अब देख, इस कंपनी के 100% शेयर्स इस सिंगल मेंबर के पास में थे। 100% शेयर्स, मान ले इस कंपनी में टोटल शेयर थे, मान ले इस कंपनी में टोटल शेयर थे 1 लाख शेयर्स। अपन एक इमेजिनरी फिगर लेके चलते हैं, 1 लाख शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। यानी कि इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख हो गई या नहीं हो गई? ऑथराइज्ड कैपिटल, टोटल कैपिटल 10 लाख हो गई, यस सर। मान लो 1 लाख के 1 लाख शेयर्स इसने खुद को इशू करा लिए, उसमें अभी तक इसने 10 रुपए में से 7 रुपए कंपनी को दे दिए, यानी कि ये आउट ऑफ 10 लाख रुपीज 7 लाख कंपनी को दे चुका है। तब इसकी रिमेनिंग पेंडिंग लाइबिलिटी कितनी है? कि सर 10 लाख माइनस 7 लाख, 3 लाख रुपए इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। उतना ही सिंगल मेंबर से ये कंपनी मांग सकती है, इससे ज्यादा नहीं मांग सकती है। तो सर 50 लाख की लाइबिलिटी चुकानी थी, जेब में 10 लाख थे, ये इससे सिंगल मेंबर से 3 लाख रुपए और मांग लिए, टोटल 13 लाख रुपए हो गए। बाकी के 37 लैक्स डूबत खाते में चले जाएंगे। नहीं चुका पा रही है, जिसने भी इस कंपनी से डील किया वो बर्बाद हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसा नहीं है, ठीक है। बचे हुए 37 लाख रुपए भी ये बंदा इसी को चुकाने पड़ेंगे जो सोल मेंबर है। तो फिर तो वो गधा थोड़ी है जो ओपीसी खोलेगा, वो तो फिर वो सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ही खोल लेगा ना। इधर कंपनी बनाने के बाद में कंप्लायंसेस कितने सारे करने पड़ते हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हर थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ आरओसी के पास में फाइलिंग करनी पड़ती है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये सब सरदर्द होता ही नहीं है, कंप्लायंस बहुत ईजी है वहां पर, कुछ विशेष करना नहीं रहता है। ठीक है, तो फिर हम पागल थोड़ी हैं जो हम ओपीसी खोल के वो सब कंप्लायंसेस कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों पेन ले रहे हैं? ताकि हमको बेनिफिट मिले, किसका? सिंगल पर्सन को कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस का फायदा मिले। आया समझ में? ठीक है, कंपनी की ठीक एसेट, है। कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी की बहुत सारे कंसेप्ट सही करने की जरूरत है जश भैया और सभी जनों को। ठीक है, अच्छा है पूछ लो यहीं पर, ताकि आगे जाके एग्जाम में डाउट नहीं क्रिएट हो। श्रुति खरतड़े समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, या फिर तेरे को भी ऐसा ही लग रहा है, अब ये कौन आ गए, या फिर तेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि सिंगल मेंबर है तो बलि का बकरा तो उसी को बनाया जाएगा। आज जश शाह क्या है, इसका बाहर डिस्कोथेक में जाने का मूड था, मैंने सारा बिगाड़ दिया इसका। ठीक है, तो ये अपना वो कहते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन सारा मेरे से निकाल रहा है अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ पूछ के। चलो आ जाओ, इसकी गर्लफ्रेंड ने बुरा मान लिया होगा तो हम क्या ही कहें अब। आ जाओ भाई। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, पहला, कि सर लाइबिलिटी किसकी रे? लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। अच्छा, हमको जो कंपनी के आदमी नहीं है, कंपनी के बाहर के लोग हैं, ये कंपनी है, ठीक है। वी आर द थर्ड पर्सन हु आर गोइंग टू डील विद दिस कंपनी। वी आर द थर्ड पार्टी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, कोई भी जो इस कंपनी से रिलेटेड नहीं है, जो इस कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाना चाह रहे हैं। इस थर्ड पर्सन को कैसे पता पड़ेगा कि इस कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, या अनलिमिटेड है? कैसे पता पड़ेगा? हमको तो पता होना चाहिए ना, हम इस कंपनी से कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, कल को इसको लोन देने जा रहे हैं या उधार देने जा रहे हैं, बाद में पता पड़ा कंपनी का ही बिल्कुल ही मतलब रैपट रोलिया हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे कैसे हमको इस कंपनी के बारे में जान के फिर इससे डील करने जाना चाहिए ना? यस सर। तो इस कंपनी की जानकारी कहाँ से मिलेगी थर्ड पर्सन को? सर इस कंपनी के बारे में, हर कंपनी के बारे में जानकारी उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से मिलती है। सर हमें कहां से मिलेगा ये? थर्ड पार्टी मिस्टर एक्स को इस कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? पहली बात तो ये कंपनी क्यों देगी? इसके कंपनी के एमओए एओए जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स है वो क्यों देगी? और हमें क्यों मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? सर क्यों तो इसलिए देगी, या ये कंपनी नहीं देगी तो भी एमओए और एओए किसी भी कंपनी के क्या होते हैं रे? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डॉक्यूमेंट? मैं जो जो बात बोल रहा हूं ना, उसको इस तरीके से ग्रास्प करना जैसे कि यहाँ हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर हो जाना चाहिए। सभी लोगों की ये बात ध्यान रखना, सुहान गोयल, एंसल फर्नांडीज, प्रिशा, ध्यान रखना रे। ये हार्ड डिस्क में एक एक शब्द परमानेंटली स्टोर हो जाना चाहिए, सुहान गोयल।
ठीक है, सुहाना टाइम खत्म हो गया, अब सही में काम करने का टाइम आ गया है। चलो, तो सर पब्लिक डॉक्यूमेंट, मेरे वर्ड्स और मेरे कंसेप्ट्स को ध्यान रखना, समय लिमिटेड है, लिमिटेड समय में अपने को पहाड़ जैसा कोर्स करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर बाहर वाले को इस कंपनी के एमओए और एओए पढ़ के जाना चाहिए, वहां से इस कंपनी की सारी कुंडली नहीं निकल, कुंडली होती है ना, कुंडली से सब कुछ ध्यान पड़ जाता है, तो इस कंपनी की सारी किसी भी कंपनी की आधी से ज्यादा कुंडली ये देख के पता पड़ जाएगा कि उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको क्या बोला गया है सर, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्यों बोला गया है? क्योंकि ये अवेलेबल टू पब्लिक रहते हैं, इसमें छुपाने वाली कोई भी बात नहीं होती है। तो अवेलेबल टू पब्लिक है, पब्लिक से छुपाना नहीं, उल्टा जिस मतलब पब्लिक के पास में ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होनी चाहिए, तो कंपनी लॉ बोलता है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, अवेलेबल टू पब्लिक है। अच्छा सर, अवेलेबल टू पब्लिक तो है, पर हमें कहाँ से मिलेंगे? सर मिस्टर एक्स को यदि इस कंपनी के एमओए चाहिए तो ये क्या करेंगे, आरओसी के पास में जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में। ठीक है, मिस्टर एक्स किसके पास में जाएंगे? आरओसी के पास में जाएंगे, नाम मात्र की एक फीस होती है वो भरेंगे, और आरओसी इनको उस कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी प्रोवाइड करा देगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या ये बात समझ में आ गई? पब्लिक डॉक्यूमेंट है, नॉमिनल फीस। अच्छा अब देखो, मिस्टर एक्स को जाना था इस कंपनी के पास में डील करने के लिए। ठीक है, मिस्टर एक्स क्या चाहते थे कि मैं इस कंपनी से को 10 लाख रुपए एडवांस दे देता हूं, ठीक है, और टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं इसके साथ में, कि आप 3 महीने में मुझे 10 लाख रुपए के टॉयज बना के दें। ठीक है, जबकि ये कंपनी के एमओए में लिखा हुआ था कि ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ये कंपनी वही काम कर सकती है जो इसके एमओए में लिखा हुआ है, ये केवल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड काम कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, ये टॉयज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम नहीं कर सकती है। और यदि मिस्टर एक्स ने इसे 10 लाख रुपए टॉयज मैन्युफैक्चरिंग के लिए एग्रीमेंट बना के दे दिए, तो अब ये अपने 10 लाख रुपए वसूलने में इसको नानी याद आ जाएगी, न ये इससे काम करा सकता है, न इस एग्रीमेंट को कोर्ट में ले जाके एनफोर्स करा सकता है, कारण कंपनी ने अपनी ताकत के बाहर का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है फॉर टॉयज मैन्युफैक्चरिंग। ताकत क्या थी? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने की ताकत थी, टॉयज बनाने की ताकत नहीं थी। ठीक है, तो अब मिस्टर एक्स क्यों, मैंने आपको बोला बाहरी आदमी को इस कंपनी के एमओए पढ़ के जाना चाहिए, उससे समझ में आ गया आधी से ज्यादा परेशानियां तो यूं ही दूर हो जाएंगी, आप सही रास्ते पे अपने आप चले जाओगे। कंसेप्ट समझ में आया? यदि एमओए पढ़ के गया होता इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो पता पड़ जाता ना इसके पास तो केवल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की पावर है और कोई काम करने की पावर नहीं है, तो फिर ये टॉयज ट्रेडिंग, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाता ही नहीं इससे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो सर अब मेरा क्वेश्चन वापस वही, अपन पढ़ क्या रहे हैं कि सर टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स सर लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी? लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी? लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या लिमिटेड बाय गारंटी होगी? ठीक है सर, तो सर कौन सी है, ये है, ये है, ये है, ये बाहरी आदमी या उस कंपनी के बारे में जानकारी कहां से मिलेगी? अगेन यू विल लुक एट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, वहां से पता पड़ जाएगा द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। बात समझ में आ गई? यस और नो? यस और नो? ठीक है, चलिए पढ़ना आगे सर क्या करते हैं। कौन सर बोल रहा है? मैं एंसल बोलो बेटा। सर आपने बोला कि वो कंपनी के पावर के बाहर था, वो सीमेंट मैन्युफैक्चर करता है। तो अगर उसको ये टॉयज इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा तो उसको नया मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा या वो उसी में चेंजेस करवाएगा? एग्जिस्टिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब वो क्या क्या काम कर सकती है, उसमें अमेंडमेंट कर दो, चेंज कर दो। तो जब आप उसमें अमेंडमेंट करेंगे तो उसमें सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ में टॉयज मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगा, फिर वो उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, पहले नहीं।
पहले ये चेंज करो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। ठीक है, चलिए। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर। शेयर्स पे कैसे? अनपेड अमाउंट जो भी फेस वैल्यू पे होता है ना, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, 7 रुपए की कंपनी ने अभी तक मंगाए, तो 3 रुपए प्रति शेयर। मान लो एंसल के पास में इस कंपनी के 1000 शेयर हैं और 3 रुपए प्रति शेयर देने के बाकी है, तो एंसल की मैक्सिमम लाइबिलिटी 3000, लिमिटेड लाइबिलिटी इतनी है। इतने के लिए इसको परेशान किया जा सकता है। लिमिटेड बाय शेयर्स यदि है तो इस तरीके से कैलकुलेट होगी, अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। सर वो पैसा जो लिमिटेड बाय शेयर्स वाला लाइबिलिटी है वो कब मंगाया जा सकता है? कभी भी मंगाया जा सकता है, ड्यूरिंग जब कंपनी कंटिन्यू कर रही है या ड्यूरिंग जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, कभी भी मंगा सकती है। इतना तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। चलो पढ़ो भाई, जश शाह। पर एक रैंडम क्वेश्चन, अगर हाँ, समझो कि कंपनी पूरी वाइंड अप हो गई और वो लोग ने इससे पैसे मांगना नहीं, लाइक पैसे मांगा ही नहीं, और कंपनी पूरी वाइंड अप हो गई, तो फिर उसके बाद मांग सकते हो? मतलब आप कह रहे हो कि सर कंपनी वाइंड अप हो रही है, भाई। हो गई, अच्छा, हम्म। और इसके बाद अभी वो जो कंपनी के लाइक जितना भी लाइबिलिटी बाकी है वो बंदे का, वो मांगने जा रहा है। जब लाइबिलिटी लेना बाकी है तो कंपनी वाइंड अप कैसे हुई है? वो लोग ने बस किसी दूसरी जगह से भी उतना ले लिया पैसा, और इसका बाकी रह गया। तेरे क्वेश्चन टू इमेजिनरी हो रहे हैं, इसलिए अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत, अब मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, अच्छी बात है। ठीक है, दिमाग एक लॉयर, मतलब एक लॉ पढ़ने वाले का बहुत एक्सट्रीम चलता है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम हो जाए ना, तो टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है रोक देना। ठीक है, ये सब क्वेश्चन यदि तेरे को पढ़ने भी होंगे ना, तो अभी फाउंडेशन लेवल पे नहीं और इंटर लेवल पे आएगा। फाउंडेशन लेवल पे इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ा रहा हूं मैं आपको कंपनीज एक्ट का। डिटेल्ड इन डेप्थ वाइंडिंग अप वाला पोर्शन कहाँ आएगा? इंटर में आएगा, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। नहीं तो पता पड़ेगा जज शाह ने पूरे इंटर की लॉ मेरे से डिस्कस करवा ली यहाँ पर कंपनीज एक्ट की। ठीक है, जो कि फाउंडेशन में काम की ही नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए, जज शाह पढ़ भाई इसको। लिमिटेड बाय शेयर्स। Section 222 of Companies Act 2013 defines that when the liability of members of a company is limited by its memorandum of association to the amount, if any, unpaid on the unpaid on the shares held by them, it is known as the company's limited by shares. चलो रुको, It इसको पढ़ना कैसा है? सबसे उल्टा पढ़ना। और कैसे पढ़ोगे? सब सेक्शन 22 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जब लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, पढ़ेंगे तो उल्टा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सब सेक्शन 22 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, defines that when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association। देखो एमओए का रेफरेंस आ गया या नहीं आ गया? कि सर किसी कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है ये हमें जानना हुआ तो हमें क्या रेफर करना पड़ेगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा? कि सर एमओए। ठीक है, सो व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड, ठीक है, and limited by shares, is limited by its memorandum of association to the amount unpaid on the shares। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, उसमें से 7 रुपए मंगा लिए, अनपेड कितना है? 3 रुपए। ठीक है, तो उनकी लाइबिलिटी इधर तक लिमिट करी जाती है, यदि कोई पैसा अनपेड है वहां तक, तो इट इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है जी, क्लियर है? केवल लिखने का तरीका है, आप अपनी खुद की लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो लिखने में। जरूरी बात क्या है? मीनिंग निकल के आना चाहिए। एब्सर्ड मीनिंग निकल के आया तो नंबर मिलेंगे नहीं, उल्टा एग्जामिनर का माथा खराब हो जाएगा, तो अगले सही में भी कम नंबर देगा। ठीक है, इसलिए मीनिंग, आप सर क्या हमें एग्जैक्टली यही घोट के लिखना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन पूछे तो एग्जैक्टली आनी चाहिए, डेफिनेशन नहीं पूछे और मतलब लिखना है तो सर अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो भी है ना, जैसे कि अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स जितनी भी है ऑन फेस वैल्यू,
ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब तो एज इट इज आएंगे ना यार, तो कीवर्ड्स जरूर कैच होने चाहिए। लैंग्वेज अपनी यूज करो, मतलब सही निकलना चाहिए। ठीक है, तो इट इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। आगे पढ़ भाई। It thus implies that for meeting the debts of the company, the shareholder may be called upon to contribute only to the extent of the amount which remains unpaid on his shareholdings. ठीक है, His separate property. इसका मतलब है इस, सर कंपनी को कोई भी डेट्स, कोई भी मशीन भी खरीदनी है, बीच में पैसे की जरूरत पड़ रही है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ रही है, सर ये पैसा कंपनी कभी भी मंगा सकती है, चाहे चल रही है चाहे वाइंड अप हो रही है, जब भी जरूरत हो ये पैसा मंगाया जा सकता है। ठीक है, विच रिमेन्स अनपेड ऑन ए शेयर होल्डिंग्स। ठीक है, वाजिब सी बात है। इस सेपरेट प्रॉपर्टी कैनॉट बी एनकम्पास टू मीट द कंपनीज डेट। सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा मिल जाएगा शेयर होल्डर को, ऋचा जी। यदि कंपनी सेपरेट है और ये मेंबर सेपरेट है, तो कंपनी के डेट्स या लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए इस मेंबर की घर का सामान या सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं लगाई जा सकती ये चुकाने को। इसकी तो लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, जितना शेयर्स पे अनपेड अमाउंट पड़ा है बस वहीं तक होगी। बोलो रे, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर। सबको आ गई या नहीं आई भाई? सुहान गोयल, लोरी तो नहीं लग रही है कि सर क्या लोरी गा रहे हो, नींद आ रही है? हम्म। चलो प्रिशा जी, इंग्लिश कौन से कहाँ पढ़ने जाते हैं आप? रुस्तम जी, ओजोन। रुस्तम जी, ये अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए। तो वहां से 8:15 तक छूटते हैं आप? आज लेट हो गया, टेस्ट था इसलिए। अच्छा जी, फिर ठीक है। चलिए, सो हिज सेपरेट प्रॉपर्टी कैनॉट बी एनकम्पास टू मीट द कंपनीज डेट्स। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा मिल रहा है। नाउ आगे। It may be worthwhile to know that though a shareholder is a co-owner of the company, he is not a co-owner of the company's assets. The ownership of the assets remain with the company because its nature as legal person. The com- the extent of the rights and duties of a shareholder as co-owner is measured by his shareholdings. ठीक है, ये बात तो अपन ने पहले भी पढ़ी हुई है कि भले ही कंपनी का शेयर होल्डर उस कंपनी का को ओनर होता है, यानी कि सर ये कंपनी है, इसमें 5 मेंबर्स हैं, पांचों के पास में कंपनी के 20-20% शेयर हैं, तो वो कंपनी के 20-20% के मालिक हैं। इतना तो अपन को पता है ना? हाँ सर। लेकिन सर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ओनर्स हैं, कंपनी के एसेट्स के ओनर्स नहीं हैं। ये बात अपन ने कहाँ पढ़ी थी? सर एक केस आया था, दो केस पढ़ाए हैं, एक तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, और दूसरा क्या पढ़ा है आपको? मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी। इस मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी में एक बात पढ़ी थी अपन ने, क्या पढ़ी थी? कि अरे कंपनी के एसेट के मेंबर्स, एसेट के तो मालिक तो दूर की बात है, कंपनी के मेंबर्स कंपनी के एसेट के मालिक हैं उतने 20% के, कि इस टेबल में से 20% हिस्सा मेरा, ऐसा नहीं कह सकते हैं वो, ये तो दूर की बात है। उनका तो इस कंपनी की एसेट में इवन कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं होता है, वो उसके नाम पे इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते अपने पर्सनल नाम पे, कंपनी के एसेट पे अपने पर्सनल नाम पे इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, तो वही बात यहाँ रिपीट हो रही है। क्या सर? इट मे बी वर्थ वाइल टू नो दैट दो अ शेयर होल्डर इज अ को ओनर ऑफ द कंपनी बट इज नॉट द को ओनर ऑफ द कंपनीज एसेट्स। ठीक है, even the member does not even have the insurable interest in the property of the company। मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी, याद रखना ये केसेस बहुत काम आएंगे। द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स रिमेन विद द कंपनी। क्या बोलता हूं मैं हर बार? कंपनी की एसेट कंपनी की है और कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की है, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर एज अ लीगल पर्सन, ये एक पर्सन है।
सेपरेट पर्सन है, ये अपने नाम पे एसेट्स होल्ड कर सकता है, लाइबिलिटीज होल्ड कर सकता है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, इसलिए एसेट्स इसकी हैं, ये आप उसके शेयर होल्डर हो इसलिए वो एसेट्स आपकी नहीं हो जाएंगी। The extent of the rights and duties of a shareholder as co-owner is measured by his shareholding. सर एक शेयरहोल्डर के कितने राइट्स और कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो किस हद तक कितने परसेंट शेयर होल्डिंग कर रहा है। ठीक है, मान लो कंपनी में दो शेयर होल्डर हैं, एक के पास में 60% शेयर है, एक के पास में 40% शेयर है। तो 60% वाले के पास में 60% राइट्स और 60% लाइबिलिटीज होंगी, 40% वाले के पास में 40% राइट्स और 40% लाइबिलिटीज होंगी। कैसे कि सर जब भी वोटिंग होगी 60% वोट प्रतिशत का राइट इसका होएगा, इसका 40% का होएगा। जब भी लाइबिलिटीज देनी होंगी उस शेयर पे अनपेड अमाउंट, तो 60% शेयर होल्डिंग पे ₹3 जो अनपेड रह गया है वो इसका लाइबिलिटी है देने का, इसका 40% ऑफ द शेयर होल्डिंग पे ₹3 जो अनपेड रह गया है वो इसका देने का। तो सर जिस हिसाब से आप शेयर होल्डर हो उस हिसाब से आपकी राइट्स और लाइबिलिटीज तय हो जाती है। गॉट द पॉइंट? यस सर। चलिए, राइट्स और क्या मिलते हैं, मान लो इस कंपनी ने कभी डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 60% डिविडेंड किसके पास में जाएगा, राइट इसका हो गया, 40% राइट इसका हो गया। इस तरीके से बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे और समझोगे तो एकदम दिमाग में पक्का घुस जाएगा अंदर। गॉट द पॉइंट? यस सर। तो हमने पहली टाइप ऑफ कंपनी कर ली ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में, कंपनी लिमिटेड वाले पहले कर रहे हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब अपन लिमिटेड लाइबिलिटी में सेकंड पॉइंट करते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक काम कीजिए, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन कर लीजिए ताकि सेकंड पार्ट स्टार्ट करें।